रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं आंसर। अब देखिएगा इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग 35 क्वेश्चन। तो देर न करते हुए चलते हैं, अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया हुआ है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि जो होता है उसका कारण क्या है। ध्वनि का परावर्तन है, ध्वनि का अपवर्तन है, ध्वनि का अवशोषण है और ध्वनि की चाल है। तो जो प्रतिध्वनि होता है याद रखिएगा, 3-4 तरह से होता है। एक होता है प्रतिध्वनि मतलब परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे ही होता है। तो यह जो है प्रतिध्वनि जो होता है, प्रतिध्वनि किसी सरफेस से यानी कि किसी जगह से वह टकरा करके वापस चली आए, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है ना। उसको परावर्तन बोलते हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे, चाहे हम लोग पढ़े होंगे, लाइट में जैसे परावर्तन होकर के ऊपर चली जाती है, उसी तरह से किसी एक सतह से जाकर टकरा करके वापस चली जाती है, उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो जो परावर्तन होगा मतलब कि जाकर टकराएगा वापस आ जाएगा, तो उसको परावर्तन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो परावर्तन हो जाएगा। इसका ध्वनि का जो परावर्तन होता है वही आंसर ई सही हो जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका अर्थ क्या होगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर झूला झूल रहा है बैठ करके, अगर खड़ा हो जाए तो उसके अर्थ काल है घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं इनमें से। तो इनमें से क्या हो जाएगा कि वह घट जाएगा, उसका अवर्त काल जो है वह घट जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति का अगर बैठा दिया जाए तो आवर्त काल क्या होगा। तो जो जैसे देखिए क्या होता है ना, मतलब कि यह जो है पेंडुलम है, मतलब मान के चलिए कि यह कोई चीज़ है, छोटा रहेगा तो इसका चाल ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, और बड़ा हो जाएगा तो चाल घट जाएगा, वही चीज़ है। और यहाँ पे 2 व्यक्ति बढ़ जाएंगे तो चाहे इस पे बढ़ जाए चाहे इस पे, तो यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो दूरी तो उतना ही रहेगा। जब जैसे आर मतलब कम होगा तब जाके बढ़ेगा। अगर आप आर अगर मतलब कि नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तब कोई भी कितना भी आदमी बढ़ जाए तो वहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। याद रखिएगा। आप सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, तो सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है 2 सेकंड होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। जो केशिका जो नली होता है उसका ऊपरी सतह कैसा होता है, यह आप लोगों को बताना है। अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, इनमें से कोई। देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे अवतल क्या होता है, अवतल क्या होता है, तो इस तरह से कोई सरफेस है मान कर चलिए यहाँ से, तो इधर से जो देख रहे हैं ना, इधर उभार है, बीच में गहरा है, उस तरह से होता है। उत्तल लेंस जो होता है बीच में उभार होता है और नीचे आगे ऊपर नीचे पतला होता है, ठीक है ना। तो यह अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस, ठीक है ना। अवतल दर्पण चाहे अवतल लेंस, अवतल हो जाएगा, यह उत्तल हो जाएगा, इसको याद रखिएगा बस। तब क्या होगा, जब केशिका में मतलब कि कोई चीज है यहाँ पे द्रव भरा गया है, तो वही पूछ रहा है कि ऊपरी जो सतह होगा वह कैसा होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा। तो देखिए इसका इस तरह से उभार रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से उभार रहेगा, तो यह हो जाएगा उत्तल। ऊपरी सतह से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक साइड में पतला हो जाएगा ना, तो यह हो जाएगा उत्तल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द्रव का घनत्व अधिक होने का पृष्ठ तनाव क्या होगा। द्रव का अगर घनत्व ज्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो बढ़ जाता है या घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं है। तो जब द्रव का घनत्व अगर बढ़ जाएगा तो पृष्ठ तनाव जो है वह बढ़ जाता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिस्कस वही चीज पूछ रहा है। पारे का एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिस्कस क्या होगा, तो उत्तल अंश हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारे को रख रहा है तो वहां पे केशुत्व का उत्तर हो जाता था, यहाँ पारे को भी अगर रख देंगे तो वह उत्तल हो जाएगा। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं है। तो जब भी आप पृथ्वी से जब ऊपरी मतलब कि जाएंगे तो वायुमंडल कम होता जाएगा, मतलब कि दाब जो है ना कम होता जाएगा। इसलिए देखेंगे कि आप जाएंगे पहाड़ों पर जब जाएंगे तो वहां पर दाब कम रहता है, ठीक है ना, तो कतनाक घट जाता है। यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब घट जाता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। क्या होगा, एक बार बराबर होता है यानी कि 10 का पावर -5 पास्कल, 10 का पावर 7 पास्कल, 10 का पावर 5 पास्कल और 10 का पावर 4 पास्कल। तो इसका आंसर एक बार बराबर होता है। देखिए यहाँ पे माइनस भी है प्लस भी है, तो एक बार बराबर होता है प्लस में, 10 का पावर 5 प्लस में होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। किस वस्तु का भार अधिकतम होगा, यहाँ पे भार जो होगा अधिकतम किस में होगा, जल में, वायु में, निर्वात में, इनमें से कोई नहीं, तो निर्वात में हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए जब भी किसी भी वस्तु का भार जो है निर्वात में अधिक होगा तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा पर द्रव्यमान लगभग कितना होगा, तो इसको याद रखिएगा। देखिए एक दो प्रश्न इसमें आता है। एक आता है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होगा, तो लगभग क्या होता है 1/81 हो जाएगा। इसका आंसर बी से हो जाएगा। लेकिन यहीं पे पूछ दिया कि कोई अगर वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर अगर ले जाया जाए, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए, चंद्रमा पर, तो उसमें क्या होगा,
तो उसमें जो भार होगा ना, वह 1/6वां भाग हो जाएगा, इस पे जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 केजी है ना, तो वह आकर के चंद्रमा पर 1 केजी हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन पूछता है। 1/81 होगा, इसका याद रखिएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 होता है। आगे देखेंगे, भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर मतलब कि 24 घंटा में लगाते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी की परिक्रमा है, पृथ्वी का घूर्णन है, इनमें से कोई नहीं है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण से होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? याद रखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, यह पूछता भी है, तो इसको याद रखिएगा, 11.2 km प्रति सेकंड है। याद रखिएगा, 11.2 km प्रति सेकंड होता है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर से नीचे गिराई जाए, तो क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण मतलब कि बढ़ता जाएगा, त्वरण कम बढ़ता जाएगा ना, तो उसका क्या होगा, परिवर्तनशील होता जाएगा। यह जो भार है ना, परिवर्तनशील होता जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को समझना होगा इसका। ग्रहों के गति का जो नियम है, केपलर ने दिए थे, इसका याद रखिएगा। ठीक है ना, केपलर ने दिए थे। आगे देखेंगे, एक जेट के इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट के इंजन के जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वस्तु का संरक्षण, सत्य का संरक्षण, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण और रैखिक संवेग का संरक्षण। यह तो इसका हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक गेंद को क्षैतिज में से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम दूरी तय करता है? जब कोई, जैसे अगर मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए इस पृथ्वी के सतह पर है, तो आप 45 डिग्री पर उसको फेंकेंगे, 45 डिग्री पर, तो वह जो है कितना 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो वह अधिकतम दूरी तय करेगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, अधिकतम दूरी तय करेगा, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में जो बादल का ताप है, वेग है, दाब है और घनत्व होता है, डेंसिटी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डेंसिटी हो जाएगा, इसका आंसर डी से हो जाएगा। गैस के अणु की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होता है? याद रखिएगा, किसी भी गैस का अणु जो गतिज ऊर्जा जो है ना, शून्य कब होगा, तो वह बताते हैं, आपको बताना होगा। 0 सेंटीग्रेड पे, 273 पे, और 100 डिग्री सेल्सियस 100 पे और 100 के पे। तो इसका आंसर हो जाएगा जो गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य हो जाएगा, तो शून्य कब हो जाएगा? तो जब परम ताप शून्य का नाम सुने होगा, परम ताप शून्य, ताप शून्य जब होगा ना, परम ताप शून्य, वह होता है 273 -273 होता है। ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका एक और होता है कि गैस के परमाणु की गतिज ऊर्जा जो होती है वो शून्य कब होगी, तो परम शून्य ताप पर हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पारे का तापमान किस ताप पर प्रयुक्त होता है? पारे का ताप मतलब कि किस ताप पर प्रयुक्त होता है, तो वह हो जाएगा 360 डिग्री पर, बहुत है इसका अधिकतम। ठीक है ना, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म के द्वारा दिया हुआ है कि प्रिज्म के द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है? इसका हो जाएगा, विचलन जो पूछ रहा है ना, विबग्योर होता है, VIGYOR होता है, विबग्योर होता है। 2 2 4 2 6 1 भीबग्योर, एक और होता है विबग्योर, 7 होते हैं। ठीक है ना, इसमें जो होता है ना, यहाँ याद रखिएगा, बैगनी का जो अधिकतम विचलन होता है और आर का जो होगा मतलब कि रेड का कम विचलन होता है। जैसे देखिए, बैगनी में याद रखिएगा, बैगनी में क्या होता है, इसका जो प्रकीर्णन है मतलब कि अधिकतम विचलन जो है वही प्रकीर्णन है, अधिक होगा, और तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो कम होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा। ठीक है, और लाल का, रेड का जो होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और प्रकीर्णन जो होता है कम होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, जो ध्वनि तरंग होती है वह कैसी होती है, तो इसको भी याद रखने के लिए याद बताते हैं आपको। इसका आंसर आपको बताना है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, अप्रगामी है और विद्युत चुम्बकीय है। तो ध्वनि तरंग जो सदैव होती है गैसों में, सदैव जो होती है, यह होती है अनुदैर्ध्य। ठीक है ना, यह पूछता है, एक पूछ देगा कि अनुदैर्ध्य है या ध्वनि तरंग कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। दिया हुआ किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? अगर वह ऊर्ध्वाधर मतलब कि क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक अगर बराबर है, तो उसका नति कोण जो होगा 45 डिग्री हो जाएगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा।
द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। द्रव्य मतलब कि द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवेश पर निर्भर नहीं करती। इसका आंसर डी से हो जाएगा। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थाई, अस्थाई मतलब कि अस्थाई है, अस्थाई? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, वाई कण है, अल्फा किरण है, इसको अल्फा बोलेंगे। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा ये वाला है, ठीक है ना, अल्फा कण होता है। तो यह न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसका आंसर बी से हो जाएगा। ये क्यों होता है? अस्थाई कण होता है। देखिए, जब एक परमाणु है उसमें अंदर में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उसके बाद से न्यूट्रॉन होता है। इसको याद रखिएगा। बाहरी कक्ष में जो चलता है, बाहरी कक्ष में वह इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन। और यह जो होता है इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है, प्लस ये जो होता है पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है मतलब कि उसमें क्या होता है कि वह आवेशित हीन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अस्थाई एक कण होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम जो होता है मापता है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य को मापता है। जैसे ई एंगस्ट्रॉम होता है ना, देखे होंगे, एक एंगस्ट्रॉम वही होता है। एक एंगस्ट्रॉम जो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को मापता है। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता पाइज है, पास्कल है, वाट है, इसका कोई नहीं। देखिए, दाब का पास्कल होता है। ये जो पाइज है ना, श्यानता का है, श्यानता का। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, ठीक है। वाट आप देखे होंगे, शक्ति का वाट होता है, ठीक है। एक फैथम के बराबर होता है। फैथम के सिर्फ 6 फीट के बराबर होता है। इसका आंसर याद रखिएगा। फैथम जो होता है 6 फीट के बराबर, 6 फीट होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? साकली है, पास्कल है, सोल्स है, वाटरसन। तो इसका आंसर सोल्स हो जाएगा। इसका आंसर सी से हो जाएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह देखिए, जेट इंजन जो है, एक बार और क्वेश्चन आया था। द्रव्यमान संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण है और कोणीय संवेग संरक्षण। तो यह जो हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण। इसका आंसर सी से हो जाएगा। मानक दाब है, जो मानक जो दाब है वह होता है पारे का 70 mm होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। मानक जो दाब होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी नाप की जाती है? तो वह गैसों का दाब को मापते हैं। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा परिवर्तन करने पर बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? देखिए, कोई भी वस्तु होगा, जैसे मान लीजिए 2 kg का कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु है, इसको जब हम बदलेंगे, मान लीजिए इसको आधा किए, तो 2 पार्ट तो हो जाएगा, ठीक है ना, 2 पार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका जो घनत्व है, भार, जैसे मान लीजिए 2 kg है, तो ये 1-1 kg के हो जाएंगे, भार भी कम हो गया। आयतन जो है दोनों में आधा आधा हो जाएगा। द्रव्यमान है, द्रव्य का मान तो दोनों सेम है, ठीक है ना। लेकिन घनत्व जो है ना, द्रव्य का मान तो अलग अलग हो जाएंगे। इसमें भी मान लीजिए इसमें अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है यहाँ पे, इसको 2 भी पार्ट करेंगे तो इसका घनत्व सेम रहता है। इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, सेंटीग्रेड में अगर हमको निकालना होगा तो देखिए, एक होता है क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, एफ बी, और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, ठीक है ना। यह जो होता है 0 सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड पे 0 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना। अब वहीं पे केल्विन में अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो यह हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट होता है एफ से, और उसके बाद से यह हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट में। वहीं पे अगर केल्विन है, एक और आता है रोमन आता है, तो यही 3 को हम लोग जानेंगे, इसी 3 को पे। यह हो जाएगा 273 के और 373 के, ठीक है ना। के में डिग्री नहीं लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। जो केल्विन है उसमें डिग्री नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो यह जो पूछ क्या रहा है कि मानव के तापमान कितना होता है, याद रखिएगा। देखिए, इसमें मानव का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री होता है। इसमें होता है 98.6 होता है, और इसमें हो जाएगा 310 हो जाता है, 310 के। यह निकालेंगे कैसे? अगर मान लीजिए इससे अगर इसमें निकालना होगा, इससे ये निकालना होगा, तो इसके लिए सूत्र है कि C - 0 डिग्री बट्टा में 100 और बराबर में F - 32 बट्टा में 180 और बराबर में क्या हो जाएगा, केल्विन है ना, K - 273/100। इसी सूत्र से यह निकलता है और इसी से आप लोग निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपको निकालना होगा यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। जो भी आपको पता होगा एक से आप तीसरा निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 35 क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा,
और इसका पीडीएफ इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पे हम लोग डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, देर न करते हुए, ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पारा जमता है, जो पारा है जमता है वह हो जाएगा, आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि 39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस और 14 डिग्री सेल्सियस, 60। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। माइनस में 39 डिग्री सेल्सियस होता है जो पारा जमता है, ठीक है ना। चलिए, उच्च तापक्रम को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो उच्च तापक्रम जैसे होता है, देखिए इसमें क्या होता है, हाइग्रोमीटर और पायरोमीटर, टैकोमीटर, पिक्नोमीटर। तो इसमें देखिए हाइग्रो जो होता है ना, हाइग्रोमीटर, यह होता है वायु के आर्द्रता के माप करने के लिए, वायु में आर्द्रता को माप करने के लिए होता है। तो यह जो पायरोमीटर होता है ना, पायरोमीटर उच्च तापक्रम को, यानी उच्च ताप को मापने वाला यंत्र होता है पायरोमीटर, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। शुष्क सेल है, शुष्क सेल कौन सा है? चतुर्थ सेल है, प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, कोई नहीं है, तो यह प्राथमिक सेल होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, जो प्रकाश की गति जो न्यूनतम होगी कहाँ पे होगी? वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर, निर्वात। देखिए जो प्रकाश होता है वह निर्वात में बहुत तेज चलेगी, और जो वायु हो गया, जल हो गया, कांच, यानी कि जो घनत्व ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश न्यूनतम हो जाएगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो तड़ित चालक लोहे का बनाया जाता है, एल्युमिनियम का, तांबे का, इस्पात का। तो जो तड़ित चालक जो बनाया जाता है, यहाँ पे देखेंगे लाइटनिंग कंडक्टर जो है बनाया जाता है, वह तांबे का बनाया जाता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा कार्य, मतलब कार्य का उल्टा कार्य होता है? देखिए डायनामो का जो कार्य होता है वह होता है यांत्रिक ऊर्जा से, ठीक है ना, आपको कहाँ पे ले जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में बनाकर लेके जाता है। लेकिन वहीं पे एक मोटर जो होता है ना, यह मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को वह बनाता है किसमें? तो यांत्रिक ऊर्जा में बनाता है, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा में। तो यह जो है डायनामो का जो विपरीत होता है मोटर होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, यह जो अभी हम लोग पढ़े पायरोमीटर जो था, उच्च तापक्रम को मापने के लिए होता है, उच्च ताप को मापने के लिए होता है। हाइड्रो जो होता है द्रव की घनत्व को मापने के लिए होता है, द्रव की घनत्व को मापने के लिए होता है, घनत्व को। थर्मामीटर जो होता है हमारे शरीर के लिए, जो बुखार उखार के लिए मापा जाता है, मानव की तापमान के लिए यह नापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्लक्सोमीटर होता है, तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र का मापक होता है फ्लक्सोमीटर होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या होगा? तो यह 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कोण है पूछ रहा है, सेल्सियस नहीं होगा। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का जो कोण होगा 0 डिग्री होगा। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्राड शाह स्कूटर के आविष्कारक हैं। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? एडविन हब्बल ने, विक्टर हेस ने। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। विक्टर हेस जो है कॉस्मिक किरणों की खोज किए थे। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, रिएक्टर ऐसा होगा, रिएक्टरों में, ठीक है ना, इस तरह से होगा। ऊर्जा का उत्पन्न होता है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन के द्वारा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा, अनियंत्रित विखंडन के द्वारा। तो वह जो है नाभिकीय रिएक्टर में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वह नियंत्रित विखंडन के द्वारा होता है, तो इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, जो कोबाल्ट 60 मतलब कि अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण, ठीक है ना, और एक्स किरण। तो इसमें से कौन सा कोबाल्ट, मतलब कोबाल्ट जो होता है कौन सा किरण उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर गामा किरण हो जाएगी, इसका आंसर सी से हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे, पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने किए थे। अब यहाँ पे चैडविक, थॉमसन और इनको बताना है आपको। तो ये कौन सा हो जाएगा? चैडविक, थॉमसन है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। यह हो जाएगा मतलब कि रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन को माना जाता है ना। देखिए रदरफोर्ड खोज किए थे, लेकिन गोल्डस्टीन ने खोज किए थे, रदरफोर्ड ने उसका नाम धरा था। तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड हो जाएंगे। यह गोल्डस्टीन है, यानी कि प्रोटॉन का हो जाएगा, प्रोटॉन का, और यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एंडरसन हो जाएंगे, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, जो सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है किसमें? तो अमोनियम क्लोराइड के कारण से होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। अविचालक का लक्षण है, अविचालक का लक्षण है कौन सा?
उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता और उच्च पारगम्यता। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उच्च पारगम्यता होता है, हाई परमेबिलिटी हो जाता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। जिसे ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? देखिए जब भी कपूर जो होता है वह सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता है, सीधे ठोस से द्रव में द्रव में नहीं गैस में बदल जाता है, तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा। वैज्ञानिक आर्कमिडीज संबंधित हैं, कहाँ से संबंधित हैं? ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, ग्रीक से। तो आपको बताना है आंसर कि क्या होगा, आर्कमिडीज कहाँ से संबंधित है? तो वह ग्रीस से संबंधित है। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक समृद्ध है, तो यानी कि 245 है। जो भी रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग करते हैं तो 235 का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में अगर पूछ दिया जाए तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए मानव शरीर में अगर पूछ दिया तो ऑक्सीजन होता है, पृथ्वी पूछ दिया तो ऑक्सीजन होता है, वायुमंडल में पूछ दिया तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तो नाइट्रोजन होता है, और ब्रह्मांड में अगर सर्वाधिक मात्रा में पूछ दिया तो हाइड्रोजन होता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या होता है? तो चुंबकीय दिक्पात होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। जो भौगोलिक यामोत्तर के बीच, मतलब यह भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का जो कोण होता है चुंबकीय दिक्पात होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। सबसे अधिक भेदन क्षमता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आप लोग याद रखिएगा। गामा किरण होती है, सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है गामा किरण की होती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती है? दिन की अवधि क्या होता है? तो वह कम होता है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। यदि किसी दर्पण को कोण में घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का कोण क्या होगा? तो 2y हो जाएगा। इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग अधिकतम होता है तो अवरक्त किरण होती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह हर बार पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में चाहे कहीं भी। तो यह हो जाएगा 10 का पावर माइनस में होता है, मीटर होता है। इसका याद रखिएगा, ई से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक सब जो होता है वह बैगनी किरण का होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो होता है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक, जैसे देखिए हम लोग थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, तो वह सबसे ज्यादा चालक मतलब होता है, बी से हो जाएगा, पारा होता है। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, मतलब कि बर्तन का होना चाहिए क्या है? वह होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता होती है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होगा? प्रसार गुणांक जो होता है हमेशा ऋणात्मक होगा। इसका आंसर ए से हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है इसको याद रखिएगा, 6 गुणे 10 का पावर 24 होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या है? तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है, पृथ्वी के चारों तरफ अगर घूमती है कोई भी उपग्रह तो वह होता है 24 घंटा। इसका आंसर डी से हो जाएगा। लिफ्ट की खोज किसने की थी? बेयर्ड ने, फैराडे ने, एडिसन ने, तो ओटिस ने। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। लिफ्ट की खोज जो किए थे तो ओटिस ने किए थे, तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। देखिए केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो यह दोनों हो जाएगा। इसमें से सी से हो जाएगा। उड़ते हुए उसमें स्थिति भी ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा दोनों भी है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि किस ताप पर वेग जो है 232 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो वह जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा? तो घटता है। इसका आंसर बी ए से हो जाएगा। जैसे देखिए पृथ्वी के तल से जैसे आप अंदर जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो वह जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण मान जो होता है घट जाता है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तो झटका, इसका मतलब देखिए जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होगा? आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन घटता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। कारण क्या है? जैसे देखिएगा कि जो जल होता है उसका घनत्व तो अधिक होता है और बर्फ का जो घनत्व होता है कम होता है, इसलिए उसका आयतन जो होगा घटता है। और यहीं पे देखेंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे कि एक नली में जैसे पानी जा रहा है और उसको जैसे बर्फ में अगर यह बर्फ बन जाए तो वह फट जाता है। तो कारण क्या होता है कि वह जैसे पानी जो होता है उसका घनत्व कम होता है, और जब वह बर्फ बनेगा तो उसका घनत्व तो उतना मतलब कम हो जाएगा ना, तो वह बढ़ने लगेगा, उसका आयतन बढ़ जाता है, इसी के तो फट जाता है। इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का इकाई है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? दाब को बढ़ाएंगे तो वह जो है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। आगे देखेंगे, इतना ही क्वेश्चन था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको कौन सा सही आंसर सही हो रहा है, कितना आंसर सही हो रहा है।
और इसका पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो को लिंक में जब जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है। रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों को बार बार मिलेगा, क्वेश्चन 15 से 20 मिनट का होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं देर न करते हुए देर न करते हुए क्वेश्चन यह है कि पानी का भारीपन किस विलेय के कारण से होता है। जो पानी का जो भारीपन है किस विलेय के कारण से होता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो आप लोगों को आंसर बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो पानी का जो भारीपन होता है वह कैल्शियम के विलेय के कारण से होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है। नीला होता है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण है, जिंक ऑक्साइड और पारा है। तो आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सोडियम धातु को डुबो कर रखा था है। सबसे पहले यही क्वेश्चन हम पूछे थे। आप लोगों को कौन सा आंसर बताना होगा। तो ये जल, एल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन। तो जो सोडियम जो होता है वायु के अगर टच में आ जाए तो यह आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखते हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का जो रासायनिक नाम है एनिलीन है, क्लोरोइथेन है, कार्बामाइड है और इनमें से कोई नहीं है। तो आपको आंसर बताना है और इसका आंसर हो जाएगा यूरिया का रासायनिक नाम जो है कार्बामाइड है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। वह तत्व जो ऑक्सीजन सी प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है। जो वह तत्व जो है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है? कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, हीलियम है और नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो वह हीलियम जो है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हल्के गैस है? इसको याद रखना है। सबसे हल्का गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको आंसर बताना है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो वह जो हल्की गैस है हाइड्रोजन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? याद रखिएगा, मरकरी यानी पारा को किस धातु में रखा जाता है? चांदी, सीसा, लोहा, एल्युमिनियम। जो याद रखिएगा कि यह ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है वह किस धातु में रखा जाता है। तो वह आपको बताना है कि मरकरी यानी पारा को किस धातु में रखा जाता है। तो वह लोहा में रखा जाता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा और इस क्वेश्चन में आंसर जो आपको हो जाएगा वो लोहा हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जल से हल्का है? इसमें से जो ऑप्शन में दिया हुआ है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो जल से जो हल्का है आपको आंसर बताना है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो वह हो जाएगा सोडियम, जो है जल से हल्का है, इसलिए इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोडियम। देखेंगे आगे देखेंगे सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। सामान्य जो ट्यूबलाइट होती है उसमें से कौन सा गैस होता है? आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियान के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर और नियान के साथ मरकरी वेपर। तो आपको आंसर बताना है। या इसको जान लीजिए, ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वह क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर डी से हो जाएगा। क्वार्टज किससे बनता है? जो क्वार्टज है वह किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से है, कैल्शियम सिलिकेट से है, सोडियम सल्फेट से है, सोडियम सिलिकेट से है। तो क्वार्टज जो बनता है वह बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। इसका आंसर बी से हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? सोना जो होता है यानी कि गोल्ड जो होता है इसको याद रखिए। गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। कैरेट का जो सोना होता है और उसमें अगर सोने का अगर उसी को शुद्ध कैरेट का मतलब कि शुद्ध 24 कैरेट का अगर गोल्ड को अगर कोई धातु आभूषण बनाया जाए तो वह आभूषण नहीं बन पाएगा, वह टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए उसके साथ से कौन सा मिलाया जाता है? जिंक ऑक्साइड, आयरन और कॉपर। तो इसमें से जो कॉपर मिलाया जाता है और उसमें से आप 22 कैरेट का या 18 कैरेट का किसी भी कैरेट का बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंसी, डेविस गेसान, जोसेफ आइंस्टीन और पोर्सिवल पोर्सिपल स्पेंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो यह जो जोसेफ आस्पडीन है। ठीक है, चलिए। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? सोडियम, ओस्मियम, आयरन और सिल्वर। तो आपको बताना है कि सबसे भारी धातु जो है वह ओस्मियम है। इसका आंसर बी से हो जाएगा।
प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण से होता है? इसको आपको आंसर बताना होगा, कौन सा होगा। ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है लिथियम। तो लहसुन और जो प्याज में जो गंध आता है उस पोटेशियम के कारण से आता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल है, जीव भार है, कार्बोहाइड्रेट और कोला है। तो जो हाइड्रोकार्बन मिलते हैं वह कच्चा तेल से मिलते हैं। इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? जो देखिए यहाँ पे आप लोगों को याद रखना होगा, सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग करते हैं, गैस के चूल्हा में कौन सा, गैस के मतलब कि सिलेंडर में कौन सा प्रयोग करते हैं। और एक चीज, गोताखोर जो होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, खोर, वो जो सिलेंडर लेकर जाते हैं समुद्र में, उसमें क्या क्या होता है, इसका आपका आंसर बताना है। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है कि ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन, रेडान में से कौन सा आंसर सही होगा। तो सिगरेट में जो लाइटर होता है ना, वह लाइटर किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर ई से हो जाएगा। सिरका किसका जलीय विलयन है? जो सिरका होता है एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा एसिटिक अम्ल होता है, इसलिए आंसर डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? पनीर क्या है? जेल है, इमल्सन है, सोल है, फोम है। तो आपको आंसर बताना है कि पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है। तो वह उदाहरण है जेल का। इसका आंसर ए से हो जाएगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? विनेगर बोलते हैं, जो सिरका बोलते हैं उसको विनेगर बोलते हैं, और इसको एथोनाइक एसिड बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। पेट्रोल एक मिश्रण है। पेट्रोल जो है एक मिश्रण है किसका? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन। तो यह जो हाइड्रोकार्बन का होता है, पेट्रोल जो एक मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का होता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। पॉलीथीन प्राप्त होता है, पॉलीथीन प्राप्त होता है किससे? नाइट्रिक अम्ल से, पीपीक्री अम्ल से, एथिलीन के बहुलक से, और कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। पॉलीथीन जो प्राप्त करते हैं एथिलीन के बहुलक से प्राप्त करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ आता है, नया चीज़ आता है, तो उसको हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, किस संश्लेषित रेखा को, रेशा को मतलब रेखा नहीं, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? काटन है, रेयान है, टेरिलिन है, नायलॉन है। तो संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है तो वह रेयान होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। नायलॉन है, नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड है, पॉलिएस्टर है, पॉलीएथिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइनान, लाइनान है तो वह पॉलीएमाइड होता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। जो नायलॉन होता है सॉरी, पॉलीएमाइड होता है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? तो कार्बन के दो क्रिस्टलीय अपरूप हैं, और अपरूप हैं वह कौन कौन से हैं? एक है तो ग्रेफाइट और दूसरा ग्रेफाइट इसमें, और इसी को आंसर बताना है ग्रेफाइट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी से हो जाएगा। एक हीरा होता है, जो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है वह होता है डायमंड और ग्रेफाइट। ये दोनों को याद रखिएगा, यह पूछता भी है। आगे देखेंगे, कांच किसका मिश्रण होता है? जो कांच है किसका मिश्रण होता है? क्वार्टज एवं माइका का, बालू और नमक का, बालू और सिलिकेट का, कार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो यह बालू और सिलिकेट का होता है। जो कांच होता है बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी हो जाएगा। डायनामाइट के मुख्य रूप में पाया जाता है, डायनामाइट में जो मुख्य रूप से पाया जाता है टीएनपी, आरडीएक्स, नाइट्रोग्लिसरीन और पिपिक्री अम्ल। डायनामाइट की खोज किसने किए थे? तो यह अल्फ्रेड नोबल ने किए थे, अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और डायनामाइट का जो मुख्य रूप है नाइट्रोग्लिसरीन होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? ये नहीं वाला क्वेश्चन है तो इसको बहुत ध्यान से देना होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑक्सीजन नहीं होता है किस अम्ल में? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता है, HCl में, HCl में नहीं होता है। यह जो होगा H2SO4 होता है। और नाइट्रस अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में होता है कौन सा? बेंजाल है, बेंजीन है, थैलिक एसिड है, इनमें से कोई नहीं है। तो शौचालय में जो उपयोग किए जाने वाला दुर्गंध नाशकों में से होता है तो वह बेंजीन होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। बिल्डिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले गैसों में क्या होता है? जो बिल्डिंग में इस्तेमाल किए जाने वाला गैस जो होता है उसमें क्या क्या होता है देखिए। तो एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा एसिटिलीन, याद रखिएगा एसिटिलीन होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। बिल्डिंग में, पृथ्वी की भू परपट्टी पर, मतलब कि परपट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक पाया जाता है? देखिए ये पृथ्वी है, इसमें 3 लेयर है। तो एक होता है सियाल, सियाल, और इसमें होता है नीफे, सियाल, सीमा, सीमा होता है, फिर नीफे होता है, सीमा, सीमा, और तीसरा होता है नीफे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा।
तो इसमें होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। इसमें सिलिकॉन तो दिया नहीं है, तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। और एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, वह बॉक्साइड होता है। इसको भी याद रखिएगा, बॉक्साइड ये पूछता भी है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो एल्युमिनियम का जो होता है बॉक्साइट होता है, ठीक है ना। और यह भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। अग्निशामक से निकलती है, जो अग्निशामक है वह निकलता है क्या, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? पेट्रोलियम जेली है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फर और स्पंज है। तो रबड़ को मजबूत बनाने के लिए या उछाल लायक बनाने के लिए उसमें सल्फर का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर सी से हो जाएगा। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? जो कच्चा एल्युमिनियम जो होता है, यह भूपर्पटी पर, पृथ्वी के भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा से पाया जाता है। और वह जो है, इसका जो अयस्क है, कच्चा अयस्क बोलते हैं उसको, वह बॉक्साइड होता है। यह कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में डब्लू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? तो जो डब्लू जो होता है ना, यह दर्शाता है टंगस्टन को। इसका आंसर इससे हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो देखिए, CO2 जो है, यहाँ पे शुरू से हम बता दे रहे हैं तीनों का। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, इसको याद रखिएगा। नाइट्रोजन जो होता है कितना प्रतिशत होता है, इसका आपको आंसर बताना है। उसके बाद से ऑक्सीजन होता है दूसरे नंबर पे, ठीक ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है। और उसके बाद से CO2 होता है, याद रखिएगा। आपको बताना है इसमें से नाइट्रोजन कितना होता है। तो नाइट्रोजन होता है 78%। ये और ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन होता है 21%, ठीक है ना। और उसके बाद से 0.03% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। जो परमाणु का जो द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, वह AMU में मात्रक AMU में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 92U में, तो इसमें देखिए प्रोटॉनों की संख्या 92 है। और जो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी ना, इन दोनों का अंतर होगा, यानी कि 238 और माइनस में 92, ये हो जाएगा 6। और ये 8 है ना, 2 निकल गया। यहाँ 23 में से 9 गया, 13, 1, 14, 146। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी 146 होगा। आगे देखेंगे, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण जो है कौन सा है? सबसे हानिकारक अल्फा किरण है, बीटा किरण, गामा किरण, परावैंगनिक किरण। तो है तो सभी, लेकिन सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा विकिरण है? तो वह होता है गामा किरण। इसका आंसर सी से हो जाएगा। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? याद रखिएगा, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है, आपको बताना है। प्रोपेन ब्यूटेन का है, एथिलीन और एथेन का है, साइमोजीन और एथिलीन का है, और रिगोलिन एवं हेक्सेन का है। तो आपको आंसर बताना है इसका कौन सा हो जाएगा, कि पेट्रोलियम का जटिल जो मिश्रण है, वह मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन का है। इसलिए इसका आंसर इससे हो जाएगा। तो यही इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए अच्छे से। धन्यवाद, जय हिंद। क्या पता है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं? यह अगर आपको आंसर पता होगा तो शुरू से अंत तक देखने की कृपया करें। और इसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और छोटा सा एक कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आपको पार्ट सही लगा। तो चलते हैं देर न करते हुए। यह क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CB देसाई ने, CB पास्कल ने, और रॉबर्ट विल्हेम ने, और गीगर ने। तो गोबर गैस का जो संयंत्र का आविष्कार किए थे, वह किए थे BC देसाई ने। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल कौन सा था? तो वो कठोर जल होगा। वह जो कठोर जल होगा, जो साबुन के तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है। निम्न में से कौन सी गैस ऊष्मा का सर्वोच्च, जो सर्वोच्च है होता है, मतलब ऊष्मांक सर्वोच्च होता है, याद रखिएगा। इनमें से ब्यूटेन है, बायोगैस है, हाइड्रोजन है, मीथेन है। तो इसमें से कौन सी जो गैस है ऊष्मांक सर्वोच्च होता है, तो वह होता है हाइड्रोजन। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो किस अम्ल का प्रयोग, यही हम लोग पूछे थे सबसे पहले में। तो यह तो होता है, देखिए एक लिक्विड पड़ता है, वह H2SO4 होता है। इसका नाम बताना है, तो यह हो जाएगा आंसर ए से हो जाएगा। सीसा संचायक बैटरी में जो होता है H2SO4 होता है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होता है? तो अम्ल वर्षा जो होता है ना, किसके प्रदूषण से होता है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O
और SO2, याद रखिएगा। इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा किनके प्रदूषण के, मैंने पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रेट, ये दोनों तो है नहीं। इसका आंसर बी से हो जाएगा, ठीक है ना, कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है, जो हवा का वाष्प घनत्व क्या होगा? वह होता है 4.4, 14.4 होता है। आगे देखेंगे, पानी और चाक के मिश्रण का पृथक किया जाता है, मैंने पानी और चाक का जो खड़िया है वो उसको मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? तो वह निस्पंदन के द्वारा करते हैं, इसका आंसर डी से हो जाएगा। माइका क्या है? माइका क्या है? विद्युत का कुचालक, ताप का सुचालक, ताप का कुचालक और विद्युत का सुचालक। तो यह हो जाएगा विद्युत का सुचालक होता है, जो माइका होता है विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखेंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? जो क्वथनांक जो होगा, तो इसको याद रखिएगा, जो जल होता है जल का फ़ारेनहाइट में जो होगा, तो ये पहले देखिए सेल्सियस में जो होता है, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। जो होता है, यह होता है फ्रीजिंग पॉइंट, FP होता है, और यह होता है बॉइलिंग पॉइंट, और यही बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक बोलते हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो सेल्सियस में 100 हो गया। और केल्विन देखिए, उसको बताते हैं। केल्विन होता है 273 के, सी कौन सा हो जाएगा? तो 373 के होता है। इसमें डिग्री नहीं लगता है, और फ़ारेनहाइट को निकालना है तो फ़ारेनहाइट बाद में बता रहे हैं। देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है फ़ारेनहाइट में होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो ये हो जाएगा, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 32 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 212F, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है 212 होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। और यह तीनों आपको याद होना, एकदम याद होना चाहिए। उसके बाद से इन दोनों का, ये तीनों का संबंध क्या होता है, तो इन तीन का संबंध बता दे रहे हैं। C-0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस बाई 100, और यह हो जाएगा फ़ारेन-32 डिग्री बाई 100, 200, इसको 212, तो यह घटेगा तो कितना हो जाएगा? 200, 212 नहीं, 180 होता है, अंतर जो पूछता है। उसके बाद से यह हो जाएगा एफ में, फ़ारेन तो हो ही गया ना, केल्विन में की -273 की, और बट्टा में यह दोनों का अंतर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़, यह आपको एकदम याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग करने वाली गैस कौन सी है? तो जो सोडा वाटर में गैस जो प्रयोग होता है वह CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखिएगा। हमारे आंत में, मतलब कि ये जो क्या होते हैं, छोटी आंत में HCl होता है, ठीक है ना। और सोडा वाटर में जो गैस का प्रयोग करते हैं वो CO2 होता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है, इसको याद रखिएगा। इसमें से कौन सा आ जाएगा? तो याद बी से हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर न्यूट्रॉन होता है, जो नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर होता है वो न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास और बाजारीकरण किया गया, तो है न्यूयॉर्क से किया गया है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व तो अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, तो वह शीशा में होते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो जो रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है वो कैरामल का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर ए से हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, वह जो है आधुनिक मतलब कि इस समय का, तो वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 22.4 लीटर होता है। अपमार्जक क्या है? तो शोध अभिकर्ता होता है। अपमार्जक क्या है? तो वह शोध अभिकर्ता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। RDX का पूर्ण रूप नाम क्या है? आपको RDX का पूरा फुल नाम बताना है, तो आर हो गया रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिस, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक का प्रयोग करते हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग करते हैं? तो वह प्रयोग करते हैं पॉलीकार्बोनेट से होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है कि यह हो जाएगा फ्लोरो एसीटेफिनोन होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम
किसने किया? जो प्रयोगशाला में यूरिया का जो संश्लेषण किया था वो बोहलर ने किए थे, इसको आपको पता होगा। नहीं पता हो तो जान जाइए बोहलर है, इसका आंसर इसी हो जाएगा। मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? जो मेथनॉल है वह वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सी सही हो जाएगा। डीडीटी का पूर्ण नाम क्या है? तो डीडीटी का पूर्ण नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइफ्लोरो इथेन होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। गैसोहाल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो वह है इथाइल एल्कोहल का, इसके लिए इसका आंसर इसे हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। जो पृथ्वी की आयु जो है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से। देखिए यहाँ पे जो कार्बन डेटिंग C14 होता है, यह जीवाश्म की आयु को ज्ञात करता है, आयु को ज्ञात करता है, और इसका हो जाएगा पृथ्वी के जो होता है यूरेनियम डेटिंग से करते हैं, तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएंगे। ये जो तीनों है ना, यह जो है रेडियोधर्मी पदार्थ है, उत्सर्जित करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। हाइड्रोजन में रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। जो हाइड्रोजन में रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो होता है ट्राइट्रियम होता है, इसके लिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसमें से आपको याद रखना होगा, वह जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीकरण बोलते हैं। त्याग मतलब कि जिसको देगा तो वह धनायन हो जाएगा, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और किसी से लेगा तो उसको अवकरण बोलते हैं, इसमें भी अवकरण दिया हुआ है। तो त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो इसके आंसर इस हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।